जय हिंद। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मानव मूल अधिकार। ठीक है, जो भी देश के नागरिक होते हैं उनका सबका मूल अधिकार होता है। ठीक है, जो जन्म से होता है ना, कहते हैं ना, जो जन्म से अधिकार। जन्म से अधिकार का क्या मतलब हुआ कि हम साथ में ही उसको लेके पैदा होते हैं। ठीक है, सब, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो इस जात का हो चाहे उस जात का हो, इस रिलीजन का हो किसी और रिलीजन का हो, जो भी है सबको ये समान अधिकार संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि सबका आपका ये फंडामेंटल राइट्स है, आपका मूल अधिकार है, मौलिक, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं ना। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब जो सबका जन्म से अधिकार रहेगा, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, ये होगा आपका फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ऊपर हेडिंग डालते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है, ठीक है, जो भी यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये सब जो अगर पॉइंट आपको पता रहेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे, सभी सवालों को आंसर देते जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक ऊपर लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट्स। देखिए इस वीडियो में हम कुछ आर्टिकल्स भी देखेंगे संविधान में। ठीक है, कुछ ही देख पाएंगे क्योंकि हर एक आर्टिकल को समझा पा रहा है यहाँ पे, बहुत वीडियो लॉन्ग होगा। नेक्स्ट वीडियो में 3-4 पार्ट करके वीडियो को बना देंगे। ठीक है, फिलहाल जो मोटा मोटा हम देखेंगे इसमें वो हम समझेंगे। ठीक है, फिर भी मैं काफी कुछ कवर करने की कोशिश कर दूंगा इसमें। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, ऐसे लिख के इसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जो ये फंडामेंटल राइट सिस्टम है ना, ये जो लिया गया है, ये कहाँ का आइडिया है बताइए? ये यूएसए से लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए की ये देन है, यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, यूएसए के संविधान में ये चीज मेंशन है, वहां से ही सब जगह लिया गया है। ठीक है, यूएसए से। कहाँ से? यूएसए। देखिए जो मैग्ना कार्टा एक नाम करके है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा, ये जो नाम है एक फ्रांस वर्ड है। मैग्ना कार्टा फ्रांस वर्ड है। ठीक है, जो इंग्लैंड में सबसे पहले यूज हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा का, मैग्ना कार्टा एक फ्रांस वर्ड है जिसका मतलब भी यही होता है, फंडामेंटल राइट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है घुमा के कि मान लीजिए पूछ लिया कि हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है, किस भाग, ठीक है, किस भाग को कहा गया है, तो आप कहेंगे कि मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। किस बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर यहाँ से। अब देखिए संविधान में यानी हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है ये, तो भाग 3 आप बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहाँ पे है? भाग 3 के पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक, क्या, आर्टिकल 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कहाँ से? संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये किस को क्या, जो भी रहेगा संविधान में क्या क्या बात बताई गई है उसमें हम एक अब आर्टिकल वाइज हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाग कौन सा है, पार्ट 3, और जो आर्टिकल है वो है 12 से लेके 35 तक। ये किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिए पहले चीज, कि अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं हुआ, अगर आपका मूल अधिकार नहीं है, तो आप फिर किस, मतलब आपकी जिंदगी नरक के समान हो जाएगी ना, वो किसी काम की नहीं है जिंदगी। आपसे अगर आपका मूल अधिकार छीन लिया जाए तो आप क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो आप कहीं पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स किसी भी आदमी को जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेल में क्या होता है, मान लीजिए आपको जेल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या किया जाता है? उसी को तो छीन लिया जाता है ना, आपका अधिकार सब छीन लिया जाता है, जो भी आपकी मूल अधिकार है। वहाँ पे आप ना किसी से बात कर मतलब मिल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ठीक है, ना अपना बात रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें आपसे कर दी जाती है। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट, ये सब पॉइंट नोट करते चलिएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट डाल के इसे लिखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में जैसे ये लिख लीजिएगा कि भाग कौन से हैं, सेकंड पॉइंट में ये लिख लीजिएगा कि ये यूएसए से लिया गया है, थर्ड पॉइंट में आप देख लीजिए कि मैग्ना कार्टा भी इसी को कहते हैं, फ्रांस वर्ड से है, जिसका मतलब भी फंडामेंटल राइट्स होता है।
ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट आप ये डाल के लिखिएगा कि इसे सस्पेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड मतलब कि निलंबित, निलंबित, ठीक है। सस्पेंड का क्या मतलब होता है? निलंबित। निलंबित मतलब कि कुछ समय तक, निलंबित का मतलब होता है कुछ समय तक आपके अधिकार को, मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है। और वो किसके द्वारा? कौन व्यक्ति की द्वारा? किस व्यक्ति के द्वारा? वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको टेम्परेरी मतलब सस्पेंड कर सकते हैं। तो निलंबन की जो सस्पेंशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, और वो भी किस कंडीशन भी होता है इसमें, जैसे इमरजेंसी, ठीक है। जब देश में इमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी मतलब लग जाती है, इमरजेंसी आपातकाल जब लग जाता है, तो उस केस में क्या होता है ना, आपसे आपकी मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तब आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए इमरजेंसी में क्या होता है, राष्ट्रीय इमरजेंसी लग गई। राष्ट्रीय इमरजेंसी मतलब किसी देश से किसी देश में युद्ध हो रहा है। अब युद्ध हो रहा है तो गवर्नमेंट पहले, मतलब सरकार पहले युद्ध देखे कि यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करने निकल जाएंगे किसी चीज को लेकर कि मुझे तो एक्सप्रेशन का है, मुझे अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का मुझे तो अपनी फ्रीडम, मुझे आज़ादी है, कहीं भी मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, हाँ मैं आंदोलन करूंगा। तो अब बताइए सरकार पहले युद्ध देखे कि आपका प्रोटेस्ट देखे? तो इस चीज में क्या होता है कि इस इमरजेंसी के टाइम में राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब इमरजेंसी लागू कर देते हैं तो वहां पे आपका मूल अधिकार क्या सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंड हो जाता है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। उस समय आप ये नहीं कर सकते कि ये मेरा मूल अधिकार है, ठीक है। सस्पेंड कौन करेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, इसमें एक होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध, प्रतिबंध का क्या मतलब होता है? एबोलिश, बंद कर देना, हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए होता है, परमानेंट, ठीक है। प्रतिबंध जिसे कहते हैं ना, परमानेंटली। ऐसे पॉइंट, चौथा पॉइंट ये और पांचवा पॉइंट में ये लिखिएगा, प्रतिबंध। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अगर इस पर रोक लगानी हो, फंडामेंटल राइट किसी के मानव अधिकार को खत्म करना हो, मूल अधिकार को, ठीक है, तो उस टाइम हम प्रतिबंध, इस पे कहने का मतलब प्रतिबंध यानी कि परमानेंट, अब इसको खत्म, अबोलिश कर दे। तो वो कहां से हो सकता है? संसद से। कहां से? संसद से, ठीक है। संसद चाहे तो क्या कर सकती है? आपके जो भी फंडामेंटल आपके अधिकार हैं उसको खत्म कर सकती है। बट संसद भी चाह कर भी इसे नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो भी आर्टिकल, हम संविधान बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत ही हाई नेक्स्ट लेवल की दिमाग थी उनके, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है संसद में, तो इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ताकि किसी के मानव अधिकार को किसी तरीके से क्या ना किया, छीना ना जा सके। तो इसके लिए भी बना है, हम आगे समझेंगे। बट जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पावर दिए गए हैं जिससे ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है। छठवें पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि इसको क्या रक्षक कैसे लिख सकते, ठीक है, मतलब ऐसे प्रोटेक्शन करके लिखिए। 6 पॉइंट में प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में क्या है, 6 पॉइंट में आप लिखेंगे कि जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर मान लीजिए इसको किसी भी तरीके से इस पे क्या हो रहा है, इसको दबाया जा रहा है, इन्फोर्स किया जा रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी हो गई या किसी व्यक्ति द्वारा किसी के मानो फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसको फ्रीडम है, सबको फ्रीडम है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, मतलब सब स्वतंत्रता की आज़ादी है, कोई कहीं जा सकता है, इक्वालिटी का, समानता का अधिकार है, सब समान है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ग समाज के जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, प्रोटेक्ट करेंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप याचिका यानी कि आप रिक्वेस्ट दे सकते हो कि देखिए हमारा ऐसा हमारा ह्यूमन राइट्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इन्फोर्स किया जा रहा है, इसे रोका जा रहा है, छीना जा रहा है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो उस केस में आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी अगर मान लीजिए रूलिंग पार्टी ही अगर ऐसी कुछ काम करती है तो वहां पे जवाबदेही किसका बनता है? SC मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, वो इसका न्याय करते हैं फिर, ठीक है। उनका ये क्या है, ये इनको करना पड़ेगा क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि अगर ऐसी किसी सिचुएशन में कि जिसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लोग, जब नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स छीना जाएगा तो ये आपकी जवाबदेही है कि आप इसमें वाद विवाद करेंगे। मतलब फिर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूछेगा कि ऐसा आपने क्यों किया, ये ऐसा क्यों है, उसका जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो उस पर मतलब कहने का मतलब है कि जिसने भी ये ऐसा कर रहे हैं उसको फिर दंड किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, फिर उसको सस्पेंड किया जाएगा, जो भी प्रक्रिया होंगी फिर आगे होंगी, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे केसेस में हमने बहुत सारी बात देखा भी है, ठीक है। ये हो गए आपके 6 पॉइंट, पहले ऐसे नोट कर लीजिए, फिर अब हम ये सब पॉइंट याद रखिएगा एक बार, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा जो भी मैंने बात बताई है, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल वाइज देखेंगे कि आर्टिकल में 12 से 35 तक अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक आर्टिकल। सबसे पहले हम आर्टिकल 12 देखेंगे, 13, 14, 15, 16, 18 तक देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, एक एक चीज पॉइंट नोट कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आर्टिकल 12 देखेंगे, मतलब अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। आर्टिकल का मतलब किसी सेट का एक भाग, जैसे संविधान में बहुत सारी चीज लिखी गई हैं तो उसमें एक नंबर दिया होगा, जैसे आर्टिकल 1, ठीक है। तो 1 क्या है, 1 एक उस संविधान का एक भाग जिसमें बताया गया होगा कुछ बात, ठीक है, जिससे संविधान कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसी बात जो जिससे देश चलेगी, उसे ही कहते हैं आर्टिकल। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल ऐसे बना है। अभी के लिए शायद 450 आर्टिकल हैं, ठीक है, जिसके 22 भाग किए गए थे पहले, ठीक है। 450 आर्टिकल हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, 450 आर्टिकल्स हैं अभी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके 22 भाग किए गए हैं, 22 भाग में बांटा गया है, ठीक है। ऐसे पार्ट बाई पार्ट किया गया है कि इतने पार्ट में 1 to 3 है, 1 to 4 है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट जो पार्ट भाग 1 है उसमें 1 से 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से लेके 11 तक, 5 से आर्टिकल 5 to 11 तक पार्ट 2 है। पार्ट दो कितना है, पार्ट 2 आपका 5 to 11 है, 5 to 11। फिर जो 12 से लेके 35 है वो पार्ट 3 में है, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। तो 22 पार्ट में बटा था, लेकिन अभी के लिए शायद से ये 25 भी हो गया, ठीक है। और भी अमेंडमेंट आने के बाद ये अब किस जो भाग है ये 22 से 25 भाग हो गई है, ठीक है। संविधान के भाग 3 के आर्टिकल नंबर 12 हम देखेंगे, आर्टिकल 12। इसमें डिफिनीशन लिखा गया, एक्चुअल में बताऊं तो परिभाषा, ना, परिभाषा का मतलब क्या है, मतलब फंडामेंटल राइट्स की ही सेक्शन है ना, मतलब इसी कैटेगरी में बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 12 में लिखा गया है, परिभाषा दिया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये मतलब डिफिनीशन जैसे होता है कि इसमें एक मानव अधिकार का ये सब अधिकार रहेगा, उसके अंदर ये सब जो भी चीज़ें रहेंगी ये सारी जीने के लिए होनी चाहिए, ठीक है, उसको बोलने का एक्सप्रेशन ये सब होना चाहिए। बट साथ में एक और चीज़ लिखा गया है कि कौन से ऐसे स्टेट्स होंगे, स्टेट्स वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, संविधान में जो वर्ड यूज़ होता है स्टेट्स का मतलब ये नहीं हो जाता है कि मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। स्टेट कोई भी एक बॉडी होगी, ठीक है, जिसके अंदर पावर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एक क्या है, इसको भी संविधान के भाषा में स्टेट ही कहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, या लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ाया था, जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट नहीं पता है वो लोकल गवर्नमेंट जाकर वहाँ से देख सकता है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये संविधान के भाषा में इन सभी को स्टेट के ही नाम से कहते हैं। तो वहाँ पे कहा गया डिफिनीशन में, पहले तो डिफिनीशन दिया गया कि एक मानव के लिए ये सब जरूरी है, मूल अधिकार, साथ में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी राज्य होंगे, मतलब जो भी स्टेट्स होंगे, ऐसा बताया गया है। स्टेट्स में ये सारे, कहने का मतलब ये सब चीज़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, स्टेट, वो जो भी कानून बनाएंगे उसमें ऐसे कुछ ऐसे बात है, ठीक है, कुछ ऐसे लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, आपके कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, मतलब
उस पर कानून लागू कर सकते हैं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जैसे समझिए इस बात को, जैसे कि आप मान लीजिए रेलवे है ना, रेलवे विभाग, ठीक है, रेलवे। अब क्या होगा कि कहीं पे मान लीजिए रेल ट्रैक बिछाना है, ठीक है, और आपकी ज़मीन उसी ट्रैक से होती हुई जाएगी, आपकी ज़मीन मतलब उसी में आ रही है, ठीक है, उसी के लाइन में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मुझे तो फंडामेंटल राइट्स मिला है, ठीक है, मैं इस जगह से नहीं हटूंगा, मुझे कहीं भी रहने का आज़ादी है, मैं यही रहूँगा, मेरा ज़मीन यही है। तो उस केस में आप फिर ये नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में स्पष्ट बताया गया है कि जो भी राज्य स्टेट्स होंगे, मतलब जो भी पावरफुल, जो भी मतलब सरकारी बॉडीज़ होंगी, सेंट्रल स्टेट जिसके पावर दिया गया है, वह फिर आपको वहाँ से हटाने का अधिकार है उनको। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि रेलवे को रोक देंगे कि यहाँ से ट्रैक नहीं जाने देंगे, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। कुछ हद तक मतलब कि आपके जो भी दिया गया है पावर्स को, वहाँ पे बताया गया है कि इन सब केसेस में आप फिर ये काम नहीं कर सकते, मतलब ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते बॉडीज़ को, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज़ को। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे लोकल अथॉरिटी है, अब जैसे कि मुंबई वगैरह में क्या है, बीएमसी है, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो वो लोकल गवर्नमेंट है, बीएमसी जिसे कहते हैं ना, बीएमसी। वहाँ पे क्या है, बीएमसी का अधिकार है कि अगर आप कोई भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, अगर वो सही से नहीं है या कुछ उसमें प्रॉपर्टी आपकी कहीं भी ऐसे जगह पे है या उसमें मतलब ठीक जगह पे नहीं है, तो वहाँ पे वो आपके ऊपर एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों है, ऐसा, वहाँ पे उनके पास पूरी पावर है कि वो आपको वहाँ से हटा सके। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतना ही बताया गया है कि आपको अधिकार दिया गया है, बट ये सब स्टेट्स होंगे, ये सब ऐसी बॉडीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो आप पे थोड़ी हद तक आप पे क्या कर सकते हैं, कुछ मामलों में आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे ले सकते हैं, ठीक है, उनके पास अधिकार है। क्या है इससे क्या होता है, देश में अराजकता जिसे कहते हैं, अनार्ची, मतलब कि जब सबके पास यही हो जाएगा तो सब अपनी मनमानी करेंगे, तो उस मनमाने पन को रोकने के लिए ये चीज़ भी उसमें ऐड किया गया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बस आर्टिकल 12 में यही लिखा गया है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। अब आर्टिकल 13 में आते हैं। आर्टिकल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं डेरोगेशन या अल्पीकरण, हिंदी में अल्पीकरण या डेरोगेशन, ठीक है, डेरोगेशन या अल्पीकरण। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है कि जो भी कानून होगा, ठीक है, जो भी कानून है वो लागू रहेंगे देश में, ठीक है, चाहे वो अभी का हो, चाहे वो पहले का हो। बट इसमें एक चीज़ है कि इससे किसी व्यक्ति को के ह्यूमन राइट्स, किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसके मतलब उसके जो मानव अधिकार उसका किसी भी तरीके से इन्फोर्स नहीं होता हो, मतलब छीना नहीं जाता हो, उसे दबाया ना जाता हो, किसी व्यक्ति को उससे कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, उसके जो ह्यूमन राइट्स, उसका फंडामेंटल राइट्स का शोषण ना हो, समझ रहे हैं, हाँ, हनन ना किया जाए कि आप उसका फंडामेंटल राइट आप उससे छीन रहे हैं। जैसे कि एक तरह से अगर आप देखा जाए कि डेरोगेशन में एक चीज़ और बताया गया है कि मान लीजिए मुझे एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, मैं ऐसा कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के ऊपर भी कुछ भी टिप्पणी कर दूँ, अभद्र टिप्पणी कर दूँ, ठीक है, किसी को भला बुरा कर दूँ ना, जिससे उसको ठेस पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आप कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाले का एक तरह से क्या हुआ, उसका जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका जो राइट है उसका शोषण हुआ, समझ रहे हैं, उसको डिस्टर्बेंस हुआ उसके राइट को, क्योंकि उसे भी समान जीने का अधिकार मिला है, उसकी भी अपनी समानता है, उसको भी इक्वालिटी का क्या मिला है, हक मिला है, ठीक है, अधिकार मिला है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। साथ में जैसे जो भी लॉ कानून बनेगा, जैसे मैंने बताया कि जैसे पहले के कानून थे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब 26 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होके मतलब लागू हो गया, ठीक है। बनने में 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगे थे, 2 साल और 11 महीने, ठीक है। बट ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 के दिन।
इससे पहले जो संविधान था वो भी कंटिन्यू है आगे हमारे संविधान में, बट उसको हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 जनवरी 1950 के पहले की जो कानून है वो, ठीक है, वो लॉ, उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि जो पहले क्या थे, ह्यूमन के राइट को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इसमें छीन लेते थे, है ना। ऐसा लॉ था पहले, उसे पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे पर्सनल लॉ का केस में ये था कि इसमें कैटेगरी वाइज भी थे कि हर एक धर्म में अलग अलग धर्म के इंसान अलग अलग जो भी दंड नियम थे, ठीक है, पेनल कोड जिसे क्या, अलग अलग नियम से उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। हिंदू में कुछ और, मुस्लिम कुछ और, तो ये चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी। तो उसको बाद में बहुत सारा जो भी गलत था उसको पहले क्या किया गया, ख़त्म किया गया। समझ में आ रहा है आपको। तो वो वहाँ पे ये दिया गया है कि किसी भी कानून जो भी पहले बना है या अब है, वर्तमान में है या आगे आने वाले समय में बनेगा, वो रहेगा, बट बशर्ते एक शर्त है, कंडीशन है कि वह जो भी फंडामेंटल राइट्स है किसी भी व्यक्ति के, उसको किसी भी तरीके का हार्म या किसी भी तरीके का शोषण ना करता हो, कि फंडामेंटल राइट को नहीं छीनता हो, ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट का कोई भी इफेक्ट ना पड़ता हो, ठीक है, तब वह रहेगा। समझ में आया कि नहीं। बस आर्टिकल 13 में डेरोगेशन में इतना ही लिखा गया है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आर्टिकल 13 में आपने समझ लिया। अब देखिए 14, इसमें क्या था, इसमें बस पहले 12 में डिफिनीशन था, सेकंड में एलपी का डेरोगेशन में दिया था कि जो भी कंडीशंस होंगी, मतलब कंडीशंस के बारे में बताए गए थे 12 और 13 में, ठीक है। तो 12-13 अलग है आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद जो 14 से लेकर 18 तक होगा, 14 to 18 आर्टिकल, ये सारा किसके ऊपर बात करता है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में। राइट टू इक्वलिटी, 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 ठीक है। फंडा जो आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में, यानी कि समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम 14 आर्टिकल देखेंगे। 14 आर्टिकल ये बताता है कि कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। 14 आर्टिकल ये बताता है कि गवर्नमेंट के, मतलब कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, ठीक है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। वो चाहे आप कोई बहुत बड़े स्टार हो, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, या कोई एक आम पंचर वाला हो, या कोई एक आम मजदूर हो, किसान हो, कुछ भी हो, सबको समान नज़र से देखते हैं। आप वो ज़्यादातर कोर्ट में गए होंगे तो वहाँ पे देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, तो हाथ में तलवार, ऐसे आँख पे पट्टी बनी होती है, ठीक है, समान भाव से सबको तौलता है ऐसे, ठीक है। तो वो चीज़ क्या दर्शाती है कि जो कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ऐसे समझेंगे, ठीक है, कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है कि समानता का अधिकार दिया गया है, बट इसमें कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग मामलों में थोड़े बहुत ऊपर नीचे किए गए हैं, मतलब कि ताकि एक स्थिरता बनी रहे समाज में। जैसे क्या है कि कोई भी वुमेन है, वो मैन की तुलना में क्या होता है, कुछ मामलों में उसको क्या दी जाती है, ज़्यादा उसकी बात को मतलब वैल्यूज दी जाती है ना, वो थोड़े से। तो कुछ मामलों में तो जैसे कि कुछ मामलों में ऐसा है कि जो महिलाओं के ऊपर थोड़ी सख्ती कम है और पुरुष के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि अभी तक हमारे क्या है कि भारत में अभी तक किसी को फांसी नहीं, किसी महिला को, किसी वुमेन को फांसी नहीं दी गई थी अभी तक, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारे संविधान में मेंशन है, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे मामले, बाकी देखा जाए तो सब समान का ही अधिकार सबको दिया गया है। आर्टिकल 14 ये बताता है, ठीक है। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या बताता है, आप देखिए। आर्टिकल 15